हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे सीए फाइनल, सीए इंटर वाले दोस्तों, देखो बच्चों की ना बहुत कॉमन, बिल्कुल कॉमन कॉमन डाउट्स आ रहे थे, कुछ मिथ्स जो बच्चों को अभी तक डाउट क्लियर है। एक्चुअली क्या होता है, सीए फाइनल तक पहुंचते पहुंचते तुमको चीजें पता पड़ जाती है। होता है क्या, तुम सीए इंटर में गलतियां करके जाओगे ना, वो तुमको सीए फाइनल तक आके क्लियर होगी। तो मैं तुमको पहले बताता हूँ, हालांकि कुछ तो कॉमन बच्चों के डाउट भी थे, सर ऐसा ऐसा करना चाहिए या ऐसा ऐसा होता है, क्या होता है, और कुछ एग्जाम टिप्स वगैरह, कुछ तुम्हारे दिमाग में मिथ्स है कि यार ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ये नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, फलाना डिगरा, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन को थोड़ी शॉर्ट ही रखे, पर अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए देखना, काम आएगा, वैल्यूएबल होगी ये अपनी वीडियो ना। और हालांकि अब तुम्हारे कुछ ही लंबे बाकी एग्जाम के लिए, बस ये मन लगा के पढ़ लो, हो जाएगा भाई, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ये मन लगा के पढ़ लो। और ये कुछ अपना हार्ड वर्क तो आपने कर लिया होगा, हार्ड वर्क करने का टाइम था आपका पहले का, अब हार्ड प्लस स्मार्ट दोनों वर्क करना पड़ेगा। अब जो लास्ट रिवीजन चलेगा ना, उसमें स्मार्ट वर्क भी काम आएगा, कैसे क्या होगा। हालांकि मैं आपको, आप चैनल सब्सक्राइब करना, मैं आपको टिप्स देता रहूंगा, आप फटाफट कैसे रिवाइज करनी चीजें। पर अब ठीक है, अभी अपन आते हैं पहले कुछ सीए इंटर के एग्जाम की नॉर्मल टिप्स वगैरह और कुछ मिथ्स। देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट मैंने इधर नोट करा है, लोगों को आज तक डाउट है, हालांकि इतनी बार मैंने भी क्लेरिफाई कर दिया, बाकी लोगों ने अब तो क्लेरिफाई कर दिया है कि सर राइटिंग, मतलब अपनी राइटिंग के मार्क्स वगैरह कुछ होते हैं क्या यार, क्या होते हैं। मेनली ना ये फिजिकल कोचिंग वाले जो होते हैं, वो आधे लोग बता होते थे तुम्हारी राइटिंग सही नहीं है तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। भाई क्या बात करते हो यार, तुम सीए के एग्जाम देने वाले हो, राइटिंग बिल्कुल इररिलेवेंट है, कैसे भी राइटिंग लिख के आ सकते हो, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए। वो समझ में ही नहीं आ रहा तो वरना तो क्या ही मार्क्स देगा बेचारा। बस समझने लायक तुम राइटिंग लिख के आ जाना, राइटिंग सजाने पे टाइम मत देना। और ये जो ये टेबल्स लाइंस ये वाली जो चीजें ना, टेबल बनाते हो तुम बिल्कुल प्रॉपर, लाइक कोई आंसर सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए तुम पूरे जर्नल लेकर ये पूरी टेबल बनाओगे, लेजर बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, कुछ नहीं बनाना। ये सब फालतू के चोचले, इनके कोई मार्क्स नहीं होते, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, अपने पास पेपर लिखने के टाइम पे बहुत कम टाइम होता है। लाइक अज्यूम जर्नल तुमको बनानी है, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे डेबिट, ये क्रेडिट, ये पर्टिकुलर, बस यहाँ पे लिख के डेबिट अमाउंट इतना, क्रेडिट अमाउंट इतना, ये टेबल नहीं बनानी, डायरेक्ट फिगर लिख के आ जाओ। टाइम बचे एंड में तो बना देना फॉर्मेटिंग के लिए, बाकी यूं ही बना के आ जाना। उसको बंदे को बस तुम्हारे अमाउंट से और तुम्हारे फाइनल कॉन्सेप्ट से मतलब है, टेबल लाइन वगैरह के कोई मार्क्स नहीं होते। तुमको वापस बता रहा हूं, टाइम वेस्ट मत करना, राइटिंग पे भी सजा सजा के नहीं लिखनी है, जितनी सामने वाले को समझ में आए उतना। थ्योरी सब्जेक्ट में ना कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है, क्योंकि कुछ टीचर्स ने उनके दिमाग में डाला होता है कि तुम बस समझ लो इसको अच्छे से, उसके बाद समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आ जाना। सोचना भी मत ऐसा होता। एग्जैक्ट आईसीआई को एग्जैक्ट हेड पॉइंट्स और एग्जैक्ट कीवर्ड चाहिए। जो हेड पॉइंट्स होते हैं ना हर एक किसी लाइन के या पैरा के, हेड पॉइंट्स एग्जैक्ट चाहिए, एज वेल एज कीवर्ड एग्जैक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर तुमने एग्जैक्ट की पॉइंट्स, कीवर्ड्स और हेड पॉइंट नहीं लिखे, मतलब एज मच एज पॉसिबल तुमको उससे सिमिलरिटी लानी है, नहीं लिखे तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये कटु सत्य है पर सत्य है भाई, तुम इस चीज को ध्यान रखना भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता है, तुमको लिख के ही आना पड़ेगा। वो मतलब ना कि नहीं समझ में आ गए, अब तो मन से लिख के आ जाऊंगा तो हो जाएगा। ऐसे जो एग्जामिनर बैठा है ना, नमूना बैठा है चेक करने वाला, जेन्युइनली उसको नहीं पता है भाई तुम क्या लिख के आए, वो इतना समझने की कोशिश नहीं करेगा। एक एक कितनी है भाई, एक एक बंदे को एग्जामिनर को 800 कॉपियां चेक करने के लिए देते हैं, वो 800 1000 कॉपियां जाती है। अब वो बंदा एक एक को समझने बैठेगा नहीं, उसके हाथ में वो देते हैं मॉडल सॉल्यूशन जो आईसीएस को देता है, इससे एग्जैक्ट मैच हो रहा है नहीं हो रहा वो इतना देखता है बस भाई। तो तुमको वो ही ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आंसर लिखो, कि अगर तुम्हारे हाथ में सजेस्टेड आंसर पड़ा है, उसके हाथ में तुम्हारी कॉपी पड़ी है, उसको जितनी मैच कर सकते हो जितने हद तक, वो उसके बाद टाइम नहीं है वो ढूंढने बैठेगा, छानबीन करने बैठेगा, सही लिखा गलत लिखा, अगर मैच हो रहा है तो ठीक, बाकी बात खत्म। तो हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट में कीवर्ड हेड पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर लोगों की एक बहुत बड़ी गलती होती है, ये बहुत मेन स्पेशल पॉइंट है, अपने हिसाब से सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल के आ जाते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन आए तो हम अपने हिसाब से सॉल्व करा उसका, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है किसी का भी, कॉस्टिंग वगैरह का, और उस फाइनल आंसर को तुम लिख के आ गए और तुम सोचते तुमको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, बहुत बड़ी गलती है। आईसीआई का मार्किंग पैटर्न होता है हमेशा स्टेप वाइज मार्किंग। मैंने तो आईसीआई के मॉडल सॉल्यूशन भी देखे, तुमको मेरी क्लास भी है CA हेमंत सोमानी.graphy.com, या फिर CA हेमंत सोमानी आगे ग्राफी लिख देना, GRAPHO है, वहां पर तुमको एक आईसीआई मार्किंग पैटर्न की क्लास भी मिल जाएगी। उसमें बताया आईसीआई मार्क्स कैसे अलॉट करता है, आईसीआई के रियल मार्किंग एग्जामिनर पैटर्न क्या होता है। तो उसके अंदर ना मैंने बताया भी तुमको, हर एक वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। अगर समझो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फाइनल आंसर के सिर्फ 2 मार्क्स या 3 मार्क्स होंगे, बाकी जो 2-3 मार्क्स है वो वर्किंग नोट के होंगे। जो आईसीआई ने वर्किंग नोट बनाया है ना, तुमको वो का वो बना के आना है। हाँ भाई बना के आना है, वो वर्किंग नोट बना के आओ। आईसीआई के वर्किंग नोट के अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से आधी बार 6 मार्क्स तो केवल वर्किंग नोट के होते हैं, और फाइनल 3 या 4 मार्क्स फाइनल आंसर के होते हैं। तो इवन तुम्हारा फाइनल आंसर सही है,
वर्किंग नोट सही नहीं बना है या वर्किंग नोट नहीं बना है तो आईसीआई के हिसाब से तो नहीं मिलेगा। आईसीआई स्टडी मटेरियल के अंदर जितने भी वर्किंग नोट जो आईसीआई बनाता है वो तुमको बना के आने पड़ेंगे, ठीक है ना भाई, वो भी ध्यान रखना तुम। सेक्शन नंबर के मार्क्स नहीं होते भाई, सेक्शन नंबर तुम लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके मार्क्स नहीं होते हैं, पर गलत मत लिख के आ जाना, नहीं लिखा चलेगा। लाइक कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, आंसर लिख के आ सकते हो एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वहां से शुरू करके खत्म करके आ जाना, फिर आगे तुम्हारे प्रोविजन होगा लिख के आ जाना। पर अगर तुमको याद नहीं है, तुम सही सही लिख रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा, तो आगे की में हो सकता है थोड़ा सा गलती वो इग्नोर मार दे आगे की चीजों में, ठीक है, क्योंकि जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है कॉपी चेक करने में। पर अगर गलती से गलत लिख दिया, खत्म, वहां पे सही लिखने में मार्क्स नहीं है, पर गलत लिख दिया उसने को, बंदे को साफ लग जाएगा पूरा आंसर ही गलत है, वो आगे का पढ़ेगा ही नहीं कि भाई इसका आंसर पूरा गलत है, इसने सेक्शन ही गलत कोट कराया, मतलब आगे की चीजें भी सारी गलत ही लिखी होगी उस बंदे ने, ठीक है ना, तो गलत कभी नहीं लिख के आना। एक और सर, एबीसी एनालिसिस बड़ा चलता है मार्केट के अंदर आजकल, भाई बहुत बार समझा दिया, सब स्कीम है, सब स्कीम है, तुम नहीं समझ रहे हो, हम बैठे इधर, मुझे पता है सब स्कीम है, लोग एबीसी एनालिसिस कर रहे हैं, फेक रैंक्स क्लेम कर रहे हैं, सब कुछ सब स्कीम चल रहा है। गलती से भी एबीसी एनालिसिस वगैरह नहीं फॉलो करके जाने, ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता था बहुत पुराने जमाने में, लास्ट वाले कोर्स में भी नहीं, लास्ट के लास्ट कोर्स, अभी तो न्यू कोर्स आ गया, उसके पहले भी एक कोर्स था, उसमें भी एबीसी एनालिसिस का कोई मतलब नहीं था, उसके पहले जो कोर्स थे ना वो ओल्ड कोर्स वाले, उस टाइम पे एबीसी एनालिसिस चलता था। मतलब जब आप आईसीआई को पता हर बार इससे सेम क्वेश्चन पूछेगी, उससे पूछेगी, इस चैप्टर से पूछेगी, इनसे नहीं पूछेगी, सब फिक्स होता था, सबको सब कुछ पता होता था। पर अभी और लास्ट ईयर के, अभी आप मेरी छोड़ो, आपके जो बंदों ने, आपके दोस्तों ने, सीनियर्स ने किससे अटेम्प्ट दिए हो ना, पूछ लो उनके लास्ट के 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, मतलब जितने भी लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट या 4-5 अटेम्प्ट में जो भी अपियर हुए, अच्छी खासी ठोकी है। मैं तो कब से मना कर रहा हूँ एबीसी एनालिसिस, मैं आज तक सपोर्ट में नहीं था, अच्छी खासी ठोकी है भाई आईसीआई ने। तुम सी कैटेगरी को इग्नोर मार के जाते हो, आईसीआई सी पूरी घुमा देता है, और मेनली आईसीआई क्या करता है, सी कैटेगरी तुम ला रहे हो ना, सी कैटेगरी इग्नोर करोगे, आईसीआई सी कैटेगरी से इतने एमसीक्यू पूछ लेगा वो ऑटोमेटिक ए कैटेगरी बन जाएगी, माना डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछेगा पर एमसीक्यू बहुत पूछ लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना रख सकते हो कि भाई ए कैटेगरी को बिल्कुल खून में डालना है, बी कैटेगरी को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन भी कवर करना है, कौन से भी कवर करना है अच्छे से। सी कैटेगरी अगर तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो, एक बार फटाफट से रीडिंग मार के क्वेश्चन जो आज तक आए हुए आईसीआई स्टडी मटेरियल में, एसएमआरटी एमटीए में जो भी क्वेश्चन आए हुए, केवल क्वेश्चन करके चले जाओगे, नॉर्मल रीडिंग मार के, इग्नोर पूरा मत मार के जाओगे, टाइम नहीं है तो, और अगर टाइम है तो कुछ मत छोड़ना भाई। मैं कह रहा हूँ आईसीआई बहुत गंदा खेल रहा है आजकल, आईसीआई को पता है। और सही बताऊं, आईसीआई का एग्जामिनर थोड़ी ना एबीसी एनालिसिस करता है भाई, कॉपी चेक करते हुए, क्या सॉरी पेपर सेट करते हुए, वो तो तुम कर रहे हो एबीसी एनालिसिस, उनके पास नहीं होता, वो अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं। असली में एग्जाम पेपर बनता है कि 3-4 एग्जामिनर होते हैं, उनको बोल देते हैं इन चैप्टर से, इन सबसे, मतलब सबको सारे चैप्टर अलॉट कर देते हैं, कुछ 3-4 चैप्टर उसको, 3-4 चैप्टर उसको दे दिए, तो 2-3 क्वेश्चन तू दे, 2-3 तू दे, 2-3 तू दे, 2-3 क्वेश्चन तू दे, 5 जनों को ऐसा दे दिया, फिर उसमें से फाइनल एक बंदा उठा के सबको रैंडम मिक्स एंड मैच करके जो क्वेश्चन को छाटने होंगे वो डाल देगा रैंडम मिक्स एंड मैच। कोई भी वेटेज वाला एनालिसिस नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है ना। एक बेसिक गाइडलाइन है ऐसे कि ठीक है चलो कि इस चैप्टर से इतना पूछेंगे, इससे उतना, थोड़ा बहुत वो आईसीआई उतना फॉलो कर लेता है बाकी, पर वो भी आईसीआई पता है आधी बार उसमें भी गेम खेला हुआ है कि आईसीआई ने बोला इससे 5 मार्क्स का पूछेंगे, 10 मार्क्स का पूछ लिया, फिर आईसीआई ने पता क्या जवाब दिया था एक बार कि ये तो बस रिकमेंडेटरी होती है, मैंडेटरी नहीं है गाइडलाइन, तो हमने चाहे बोला इससे 5 मार्क्स का पूछेंगे पर 10 का पूछ सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेटरी मैंडेटरी नहीं है। मत फंसना इस ज्यादा। अब उसके बाद आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर पे, पेपर प्रेजेंट कैसे करना चाहिए जनरली। देखो उसकी मैंने सेपरेट वीडियो में तुमको बोला था, ऐसे मार्किंग पैटर्न उसमें डाली भी है, पर उसके बाद भी हमेशा एक तो नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करके आना है। आईसीआई के एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करना, गजपत मत करना भाई, आईसीआई खूब पैसा ले रही है अपन से, बिल्कुल बड़े बड़े अच्छे से खुला खुला लिख के आओ आंसर को, जो उसको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। राइटिंग गई भाड़ में, पर खुला खुला कि समझ में आना चाहिए, उसको स्पेस देके प्रॉपर स्पेस वर्डिंग की, बिल्कुल ऐसे लिख के आना, ठीक है ना। तो अब जैसे अभी भी कभी भी नया आया, जैसे क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट है, 1B 1C, 1B बीच के अंदर लिख के आना, बड़ा गोला मार के आना कि भाई उसको समझाना, भाई मैंने देख ये 1B मैंने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन, उसको समझाना, मैंने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन, ये बीच में लिख के आना, ये साइड बाउंड्री है, ये है, तुम यहाँ पे भी लिख के आओ चाहे यहाँ पे भी लिख के आओ, दोनों जगह लिख के आओ कि मैंने 1A लिख के आ गया। अब ये सॉल्व करा सब कुछ, उसके बाद 1A खत्म हुआ, उसके बाद नए नेक्स्ट पेज पे जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाके उसके ऊपर लिख के आना आंसर ऑफ 1B ये वाला, फिर उसके बाद नीचे आप ये खत्म हुआ, फिर उसके बाद आंसर ऑफ 1C, फिर उसको बड़ा सा गोला मार के आना,
वो कोई पेप क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए उसके आस भाई, उसको बहुत हड़बड़ी होती है कॉपी चेक करते हो, ध्यान रखना बहुत हड़बड़ी चलती है, तो उसके दिमाग में इतना नहीं होगा, ढूंढने नहीं बैठेगा, मिला तो ठीक वरना फटाफट आगे बढ़ जाएगा वो। उसको उसका काम इजी बनाना है तो वो खुश होगा भाई, सीधी बात है। तो उसका काम इजी बनाना है, उसको फटाफट हाँ इसका 1A यहाँ पे आ रहा है, 1B नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, 1C फटाफट उसको चेक कर लेगा, वरना स्किप होने के चांसेस रहते हैं। जो भी तुम कीवर्ड वगैरह लिख रहे हो, फाइनल आंसर लिख रहे हो, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर कीवर्ड, तुमने कोई भी थ्योरी लिखा, जैसे यहाँ पे था मेरा कीवर्ड था न्यू पेज यहाँ पे, तो इसको गोला मार के आ जाना या फिर डबल अंडरलाइन, यहाँ पे सर्कल पे या फिर डबल अंडरलाइन करके आ जाना। जो भी कीवर्ड है जो तुमको उसको हाईलाइट करना है दिमाग में, क्योंकि वो इतना बड़ा पैराग्राफ का आंसर पूरा नहीं पड़ेगा, उसको कुछ कीवर्ड वगैरह देने पड़ेंगे कि ये मेन कीवर्ड है, अगर उसके कीवर्ड मैच हो गए उसके सजेस्टेड आंसर के पास से तो डायरेक्ट मार्क्स अलॉट कर देगा। तो जो भी मेन कीवर्ड है उसको हाईलाइट मार के आना है, डबल अंडरलाइन करके आना, मतलब सर्कल अच्छे से, कि उसको कीवर्ड पहले ध्यान में चल जाए पाए, उसको इतना टाइम नहीं होता, इतनी बड़ी घसर पसर तुम्हारी सब कुछ पड़ेगा, ध्यान रखना। और जो फाइनल आंसर हो, अगर मतलब जैसे फाइनल आंसर कंक्लूजन हो, या फिर अगर तुम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, जहां जहां तुमको लग रहा है तुम एक स्टेप ये कर ली, एक स्टेप ये कर ली, एक स्टेप कर ली, जो जो भी तुमने फिगर निकाले यहाँ पे 512 18 सोल्व करते गए, फॉर्मूला लिखते गए, सब जो भी फाइनल आंसर है उसको गोला मार के आना, अच्छे से समझा देना भाई ये मेरा फाइनल आंसर है, सही आ चुका है, ठीक है ना। और ये और जो जो बीच बीच में तुम रिलेवेंट फिगर वर्किंग नोट बनाते जा रहे हो, वर्किंग नोट के भी कुछ सॉल्यूशन आ रहे हैं ना वर्किंग करते वक्त, उसके भी तो कुछ आंसर निकल रहे हैं, उन पे भी गोला मारते जाना। हर एक का जिसका भी पता नहीं ऐसे ही किसका मार्क्स अलॉट कर दे, उनको गाइडलाइन होती है स्पेसिफिक, जो अगर तुम वो देखोगे मेरी वीडियो उसमें गाइडलाइन होती है स्पेसिफिक कि इस वर्किंग नोट में अगर ये आंसर आए तो इसका 2 मार्क्स देना है, इस वर्किंग नोट में ये आए तो इसका 1 मार्क्स देना है, तो 1 मार्क्स इसका मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा, तो उसको गोला मार के आना कि भाई मैंने ये निकाल दिया है, उसको समझाना है भाई मैंने ये निकाल दिया, मेरे को मार्क्स दे, सीधी बात है, उसको कंफ्यूज नहीं करना अपन को, वरना ढूंढता फिरेगा, अगर उसको नहीं मिला वो फटाफट आगे बढ़ जाएगा, ठीक है इसने नहीं निकाला तो 10 में से 5 मार्क्स 6 मार्क्स तक निकल जाएगा। फॉर्मेटिंग में कोई टाइम वेस्ट मत करना भाई नोटबुक के अंदर। कॉमन एब्रीविएशन का बहुत क्वेश्चन कॉमन डाउट है, एब्रीविएशन यूज लग सकते हैं एग्जाम में, कॉमन एब्रीविएशन है वो लिख के आ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुम F.S लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर को तुम कोई अजीब सा एब्रीविएशन लिख के आ गए जो एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी हरकतें नहीं कर सकते ना भाई। तो वो कॉमन एब्रीविएशन है वो चल जाएगा, ठीक है यार वो चल जाएगा, कोशिश करो थोड़ा बहुत अवॉइड करो, पर ठीक है थोड़ा बहुत कॉमन एब्रीविएशन तुम लिख के आते हो, एटलीस्ट को समझ में आना चाहिए क्या इसका मतलब, ये FS लिखा है मतलब वो समझ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, ठीक है। पर अजीबो गरीब एब्रीविएशन मत लिख के आना, कोशिश करना बाकी कंपेरेटिवली एब्रीविएशंस कम यूज लो, जहां तुमको लगे सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया तो बात खत्म है, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं, एब्रीविएशन का ऐसे मार्क्स नहीं कटता कोई, ठीक है ना। आंसर हमेशा पॉइंटर फॉर्मेट में लिख के आना। अभी देखो जैसे मैं तुमको एक एक चीज समझाई, ये सब मैंने पॉइंट फॉर्मेट में लिखे 1 2 3 4 5 पॉइंटर फॉर्मेट। अब मैं अगर ये सब पैराग्राफ में घिचपिच करता कितनी मुश्किल आती पढ़ने में, हर एक के अंदर ये देखो कि वाह भाई मैंने तो यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। अब तुम देखो यही मैं बोल रहा तुमको एग्जाम में क्या करके आना है, न्यू कीवर्ड फाइनल फॉर्मेटिंग कॉमन एब्रीविएशन पॉइंटर, इन सबको हमने हाईलाइट करा है ना, सेम ऐसे ही पॉइंटर में लिख के आके जो भी तुम्हारा कीवर्ड है उसको या तो सर्कल मारो या डबल अंडरलाइन मारो, जो भी तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। अब ये से तुमको मिल रहा है ना, अब तुम चाहे पूरी लाइन नहीं पढ़ो, अभी तुम पूरी लाइन नहीं पढ़ोगे, तुम केवल न्यू पेज कीवर्ड फाइनल आंसर फॉर्मेटिंग कॉमन एब्रीविएशन पॉइंटर फॉर्मेट, तुमको समझ में आ गया मेरे को क्या समझाना था, वो ही करना है एग्जामिनर के साथ, इसी चीज के मार्क्स होते हैं भाई। मैंने तो अरे यार मेरी फैमिली में भी खूब से लोग कॉपी चेक करते हैं, मुझे पता है सब नोटबुक कैसे चेक होते हैं, मैंने खुद ने आंखों से होती हुई चेक करी है, ICI की देखी है, मतलब वो तो इसलिए मैं तुमको क्या करना है इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, यही चीज़ है, उनका काम ईजी बनाना है, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं 1000 कॉपी चेक करते हो, ठीक है ना, वो तो उठा लेते हैं ICI भी दे देता है क्योंकि उनको पर कॉपी अच्छे खासे रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना तुम। मैंने बोला सेक्शन नंबर के मार्क्स नहीं होते हैं, पर जो कारो के क्लोजेस होते हैं ना, कारो 2020 के जो क्लोजेस है उस क्लोज के मार्क्स होते हैं, तो क्लोज नंबर तुम लिख के आना। अब तुम पढ़ते वक्त एक देखोगे, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो जो भी कर रहे हो, कुछ टीचर या फिर तुम भी प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज तुमको बड़ी लेनी होती है भाई, ले लेना मना नहीं कर रहा हूँ, आर्टिकलशिप में मिल जाएगी, पूरी जिंदगी पढ़ी प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज के लिए, अभी एक एम क्लियर करो पास होना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रट्टा मारने वाली, वो नहीं बोल रहा, समझ के होना है, जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए उतनी, मतलब जितनी ICI बोल रहा है लेने के लिए उतनी, ICI जितनी बोल रहा है उतनी लो, जितनी तुमको पास होने के लिए चाहिए, ऐसा वो लो। तुम भाई दुनिया भर के PWC के साथ ये हुआ, KPM का वो हुआ, वो इसके साथ पढ़ाई के साथ मिक्स कर देते हो, वो कचरा मत करो, कचपच मत करो, खत्म हो जाओगे, सही कह रहा हूं। कोई स्टॉक मार्केट खोल के बता रहा है पढ़ाते वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर ये हो रहा है, ऐसे ऐसे, इतना मत घूमो। अब भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखो, अरे पूरी दुनिया पढ़े भी तो पूरी आगे जिंदगी पढ़ी है, उसमें सीख लोगे तुम वो चीजें, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी, अंडरस्टैंडिंग लेके चलो, ऐसा नहीं रट्टा, अंडरस्टैंडिंग लेके चलो कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर बिल्कुल ही भाई तुम तो बिल्कुल ही घुसी चुके हो इनके प्रैक्टिकल लाइफ में, तो तुम्हारी पढ़ाई के साथ मिक्स हुआ
काम खत्म हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड चलो, जहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, और जितना ऐसे ही बोलता समझने के लिए उतना, इतनी फालतू नॉलेज का अपने को कोई नहीं है, मार्क्स कट होंगे, तुमको बता रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, माई सेल्फ आई एम ऑल इंडिया रैंकर, इवन आई हैड एग्जामिशन इन 7 पेपर आउट ऑफ 8 पेपर। 8 पेपर टोटल होते हैं, उसमें सारे थ्योरी के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर एग्जामिशन थी। कॉस्टिंग में मेरे नहीं आ पाई थी, उसमें मेरी कुछ ठुक गई थी, उसमें छोड़ो। बाकी भाई मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं तुमको कुछ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। स्टडी मटेरियल से कभी भी डाइवर्ट मत होना। आईसीआई का स्टडी मटेरियल से कभी भी उसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन, उसकी लैंग्वेज, उसका कंटेंट, तो कभी कोई ऑथर की बुक भी ले रहे हो, ऑथर के सॉल्यूशन भी देख रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना वो आईसीआई मैथ से मैच हो रही है। ये पॉइंट ध्यान रखना ही रखना भाई, वरना अगर तुम स्टडी मैथ से थोड़े बहुत डेविएट हुए तो तुम तुम्हारे सीए मार्क्स से उतने ही डेविएट हो जाओगे। ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीआई मैथ से कभी डेविएट नहीं होना है, ठीक है ना। अब एक फाइनल में तुम बताओ बेस्ट वे क्या हो सकता है, देखो तुमको पढ़ने का बेस्ट वे जनरली अभी, और मैं बताऊं लास्ट टाइम के लिए बोल रहा हूं अभी तुमको, 5 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बैंक से आए हुए, क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास होगा कोई अच्छा, इसमें सारे आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर, एसएम के क्वेश्चन, एसएम के इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल भी। आधी बार आईसीआई स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बना के पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन से ही, तो अगर ये सब को एक बार, ये सबको तो बिल्कुल खून में डाल लेना, क्योंकि बहुत सी चांसेस होती है कि ऐसे रिपीट करता है, ऐसा नहीं कि सारे रिपीट कर लेगा, पर मान के लो 40-50 मार्क्स के, 30 मार्क्स के, 40 मार्क्स के, 50 मार्क्स के, 30 से लेके 50 के बीच में रिपीट हो जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। रिपीटेड या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए थे तो वो तो खून में डाल लो कि इतने मार्क्स तुम्हारे फिक्स ही हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक जो भी है उसका लो, जो बाकी वाला है ना उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लो, समझो, क्योंकि अब तो आईसीआई एमसीक्यू में भी ठोकेगा तो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। तो आप अच्छे से बाकी वालों को समझ लो, बाकी सब कुछ अच्छे से रट्टा नहीं मार सकते हो, पर बाकी वालों को अच्छे से समझ लो, ठीक है, ताकि एमसीक्यू वगैरह सोल्व हो जाए। तो बेसिक यही अप्रोच रखना, पहले तो इन लोगों को, तो 5 क्वेश्चन वालों को तो बिल्कुल खून में डाल लेना, सारे 5 क्वेश्चन उठा के, बाकी वालों को समझो, अच्छे से करो, ताकि एमसीक्यू वगैरह सोल्व हो, नया क्वेश्चन आए तो वो सोल्व हो जाए, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये था। और बाकी मैं आपको सीए एंटर की कुछ चीज़ें और देने वाला हूँ, लाइक द, मेरे को अभी लग रहा है अगर सब कुछ सही रहा, मुझे अभी मैं गारंटी नहीं ले रहा, पर तुम एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल में तुमको कुछ फ्री नोट्स दे दूंगा अभी, साथ में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे तो मैं नोट्स वगैरह और एलडीआर रिवीजन नोट्स, एलडीआर टाइम टेबल शेड्यूल वो दूंगा, और हो सका तो मैं ऑडिट का कुछ फ्री फास्टैग बेस्ट टाइप सी एंटर का सोच रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो शायद अगर हो जाए, कोशिश में कर रहा हूँ भाई, अगर टाइम में परमिट करा तो दे दूंगा। इवन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी, पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मैं तुमको इतना तो मैं शुरू कर रहा हूँ, जो भी ट्रिक्स होती है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, वो ट्रिक्स में डाल रहा हूँ भाई। ट्रिक्स नहीं होती क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, इसको याद कैसे करना, वो मैं डाल रहा हूँ इसको अभी, तो वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ट्रिक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में भी दूंगा कि इस टॉपिक को कैसे याद करना है, इस टॉपिक को कैसे याद करना है, बिल्कुल अच्छे से मैं दे दूंगा, ठीक है। उसकी यूट्यूब वीडियो भी उसका तो डाल दूंगा। बाकी तो पढ़ लो भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, बस कुछ टाइम हो रही है, इतना निकाल लिया, पढ़ लेना, अभी अच्छे से कर लेना। जो पास होने के बाद फीलिंग आएगी और रिलैक्स होंगे ना, वो तुम भाई बहुत बहुत अलग फीलिंग होगी, वो तुम बाद में सोचोगे। अभी हाँ कुछ टाइम बाकी, 1 महीना अच्छे से डट कर पढ़ लो, इतना पढ़ लिया है तो बस अब कुछ ही दिन बाकी, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।